हेलो एवरीवन। आज का अपना लेक्चर बेटा क्लास 11th से है और आज हम अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेकंड यूनिट है हमारे बेटा काइनेमेटिक्स। ठीक है, ये हमारी यूनिट्स है। तो काइनेमेटिक्स क्या है, कहाँ से आई है, किस चीज़ की ब्रांच है, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो देखिए बेटा, हम जो देखें तो काइनेमेटिक्स जो है वो एक मैकेनिक्स की ब्रांच है। और मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो क्या कहता है कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडी, यानी किसी भी बॉडी के मोशन को यदि स्टडी किया जाए तो वो कौन सी ब्रांच करती है? वो मैकेनिक्स ब्रांच करती है। और यहां पर मैकेनिक्स को तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया बेटा। एक है वो है स्टैटिक्स, दूसरी है काइनेमेटिक्स और तीसरी है डायनामिक्स। तो स्टैटिक क्या होती है? स्टैटिक का मतलब बेटा होता है रेस्ट जैसे। ठीक है, तो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉडी, यानी जो बॉडी रेस्ट में है उसको स्टडी करती है, तो उसे क्या बोलते हैं? स्टैटिक्स बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स भी बताया कि मैकेनिक्स की ब्रांच है जो कि क्या डील करती है? स्टडी ऑफ मोशन विदाउट नोइंग इट्स काज। ये ध्यान रखना है बेटा, ये ऑब्जेक्ट को डील करती है, उस ऑब्जेक्ट को जो मोशन में हो, और इसमें वो बिना उसका कारण जाने ही उसके बारे में जो है डील करती है। यानी उसे ये जरूरी नहीं कि ऑब्जेक्ट जो मोशन में है वो किस वजह से है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर क्या होगा, बस ऑब्जेक्ट मोशन में होना चाहिए, तो उसको कौन डील करेगी? मैकेनिक्स की ब्रांच है वो काइनेमेटिक्स डील करेगी। ठीक है, अब है डायनामिक। डायनामिक्स क्या है? डायनामिक्स भी मैकेनिक्स की थर्ड ब्रांच है इसमें, और वो भी स्टडी ऑफ मोशन को डील करती है, लेकिन बेटा ये उसका कारण बताएगी कि वो किस कारण से मोशन में है। ठीक है, उसको डील करती है, वो कौन सी होती है? डायनामिक। काइनेमेटिक्स बिना कारण जाने ही ऑब्जेक्ट के मोशन को बताएगी, जरूरी नहीं कि वो किस वजह से है, बस मोशन में होना चाहिए। स्टैटिक्स जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको डील करेगी, वो कौन सी ब्रांच होती है? वो स्टैटिक ब्रांच होती है। उसके बाद होता है बेटा टर्म आती, वो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। यानी रेस्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है वो क्या होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज नहीं हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? कि वो रेस्ट में है। ठीक है, जिस ऑब्जेक्ट की पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही हो, यानी ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन, कब हम कहेंगे? इफ इट इज चेंजेस इन इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब उसकी पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही हो तो उसे हम क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, अब हमारे पास जो है ऑब्जेक्ट यदि मोशन में है तो किस किस प्रकार से जो उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, या उनका मोशन है वो कैसा कैसा होगा। पहला मोशन है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है बेटा? मोशन ऑफ ए बॉडी अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मोशन हो रहा हो किसी बॉडी का, तो उसे हम कहेंगे ट्रांसलेटरी मोशन है। इसको रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा जाता है। दूसरा जो है वो है सर्कुलर, या फिर जिसे रोटेटरी मोशन कहते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो, यानी उसका मोशन कैसा हो? सर्कुलर मोशन हो, तो उसे हम सर्कुलर या फिर रोटेटरी मोशन है वो कह देते हैं। ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है? द टू एंड फ्रो। टू एंड फ्रो का मतलब होता है बेटा इधर उधर होना। ठीक है, ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन। अपनी मीन पोजीशन के ऑब्जेक्ट का इधर उधर होना। जैसे कि हमने वाल क्लॉक देखी हुई है, ठीक है, तो इसमें ये इसके बॉब हो गई, सिंपल पेंडुलम की बात करें तो इस प्रकार से क्या करती है, ये जो है ऐसे मूव करती है, यहाँ से जाएगी फिर वापस यहाँ आती हुई यहाँ है ऐसे। यानी इस प्रकार से जो है ये इसकी मीन पोजीशन मान लें तो ये कौन सी हो गई? एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, और ये भी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो मीन से एक्सट्रीम पर जाएगी, एक्सट्रीम से मीन के ऊपर, यानी वो टू एंड फ्रो हो रही है। टू एंड फ्रो, इधर उधर होना।
अपनी मीन पोजीशन के रिस्पेक्ट में वो इधर उधर हो रही है, तो इस टाइप का जो मोशन है वो कैसा कहलाएगा? वाइब्रेटरी या फिर ऑसिलेटरी मोशन है वो कहलाएगा, वो ऑसिलेशन हो रहा है उसके अंदर। अब है बेटा, रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म, दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव हैं। देखिए बेटा, आपको जानकर हैरानी होगी कि हम ये कह सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट एक ही टाइम के अंदर वो रेस्ट में भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके साथ हम कंडीशन लगाते हैं एक। वो कंडीशन क्या है? देखो, ए पैसेंजर इज सिटिंग इन ए मूविंग ट्रेन इज एट रेस्ट। कोई पैसेंजर है वो मूविंग ट्रेन में बैठा हुआ है, वो यानी रेस्ट पोजीशन में है। किसके? विद रिस्पेक्ट टू हिज फेलो पैसेंजर, यानी उसके साथ जो बैठे हैं पैसेंजर उनके रिस्पेक्ट में हम देखें तो वो रेस्ट में है, बट ही इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट आउटसाइड द ट्रेन। लेकिन कोई बाहर खड़ा हुआ जो कोई मतलब पर्सन है वो देख रहा हो, तो उसको क्या लगेगा कि वो अंदर वाला जो पैसेंजर है वो मोशन में, क्योंकि ट्रेन है वो चल रही है, उसकी पोजीशन टाइम के अनुसार चेंज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक ही टाइम के अंदर वो मोशन में भी हो सकता है, वो रेस्ट में भी हो सकता है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? विद रिस्पेक्ट टू, कि हम किसके रिस्पेक्ट में हम जो है उसको लेके चल रहे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं रेस्ट और मोशन दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटिव है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा पॉइंट ऑब्जेक्ट, कंसेप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो उसको समझते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज से ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो उसे हम क्या कहेंगे? और ज़्यादा भी कैसा? बहुत ज़्यादा, तो उसे हम कहेंगे वो ऑब्जेक्ट पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इफ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेज बाय डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज इन ए रीजनेबल ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ऑब्जेक्ट है। देन द ऑब्जेक्ट में बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कहेंगे। व्हेन ए पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव्स, इट्स रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल मोशन में बी इग्नोर्ड। यानी जब कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम कंसिडर करके चलते हैं, कोई डिस्कस करते हैं, तो उसका जो रोटेशनल मोशन है और जो वाइब्रेशनल मोशन है दोनों को हम इग्नोर करके चलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल में हम मान लें अर्थ कैन बी रिगार्डेड एज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट। अर्थ को भी हम एक पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके चलते हैं। क्यों? फॉर स्टडी इट्स मोशन अराउंड द सन, क्योंकि वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है। अब अर्थ का साइज तो वैसे तो हमारे लिए देखे तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब वो सन के चारों तरफ बेटा चक्कर लगाती है तो उसका साइज क्या लगता है? वो बहुत छोटा लगता है। जैसे बेटा मान लिया कि ये हमारे पास क्या है? ये सन है और अर्थ जो है वो इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रही है। अर्थ जो है इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो अर्थ हमने मान लिया कि ये हमारे पास क्या है? अर्थ है। तो ये अर्थ का साइज क्या है? बहुत छोटा है, लेकिन ये जो डिस्टेंस देखें ये बहुत बड़ा है। तो इसलिए हम क्या मान के चलते हैं? अर्थ भी एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि अपने साइज से मच ग्रेटर डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल कर रही है। कोई भी चींटी, जैसे मान लो है ये हमारे पास कोई जो रूम हो गया, ठीक है, और चींटी जो है वो यहाँ से चल के इस वाल पर ऐसे चलने लग रही है, तो वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करने लग रही है। तो उसे हम क्या कहेंगे कि हमारे पास जो चींटी है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आ गया बेटा? चलो, ऐसे ही जैसे कोई ट्रेन है तो वो कई 100 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, तो वो अपने साइज से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर लेती है, तो वो भी क्या हो जाएगी? कि पॉइंट ऑब्जेक्ट हो जाएगी इसमें। अब है बेटा कि जो मोशन होता है वो किस किस प्रकार से, कौन कौन से डायमेंशन में होता है। तो मोशन जो है 1, 2 और
3 डायमेंशन में हमारे पास होता है, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, तो सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। यानी हमें पता है कि 3 डायमेंशन होते हैं हमारे पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। वैसे बेटा चौथी भी डायमेंशन होती है, वो बहुत ही स्मॉल होती है, वो टाइम की डायमेंशन बोली जाती है, जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे। अभी तो आपने जो है वो यही देखना है कि आपके पास 3 डायमेंशन है। अब 1 डायमेंशनल मोशन क्या होता है, जो बेटा 3 डायमेंशन के अंदर एक डायमेंशन को स्पेसिफाई कर दे, तो वो क्या होगा, 1 डायमेंशन। यानी मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 1 डायमेंशन। कब? इफ ओनली वन ऑफ 3 डायमेंशन स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेज विद टाइम। तीनों में से कोई एक डायमेंशन जो है उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे कि वो टाइम के अनुसार किस प्रकार से चेंज हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 डायमेंशन मोशन है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग रहा हो, कि मान लिया इसमें कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर O पॉइंट के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है और वो इस प्रकार से जो है वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने लग रहा है। यहाँ P1 और P2 पॉइंट हो गया। सो P1 पॉइंट पर जब पोजीशन थी ऑब्जेक्ट की, तो वो हमने मान लिया उसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, टाइम चेंज हो गया तो वो P1 पॉइंट पर आ गया और यहाँ तक इसने x1 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। जब टाइम चेंज हो गया और तब वो x2 पॉइंट के ऊपर आ गया, ठीक है, तो यहाँ से उसकी पोजीशन जो है सिर्फ x एक्सिस के अलोंग ही चेंज हो रही है, ठीक है। यानी तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर हम सिर्फ x एक्सिस के साथ ही इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इस प्रकार का मोशन भी क्या हो जाएगा, रेक्टिलिनियर या लीनियर मोशन बोल देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 1 डायमेंशनल मोशन। एग्जाम्पल के लिए अगर देखें कि मोशन ऑफ ए ट्रेन अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक, एक स्ट्रेट ट्रैक के ऊपर कोई ट्रेन जा रही है, यानी एक ही एक्सिस हो गया उसका। मोशन ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, कोई बॉडी है वो फ्रीली फॉल हो रही है, ठीक है, तो वो भी कैसा मोशन हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। अब है बेटा 2 डायमेंशनल मोशन है, वो क्या होता है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में देखिए, अब 1 डायमेंशनल में क्या बताया था कि उसकी तीनों पोजीशन में से, तीनों कोऑर्डिनेट में से एक कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब कर दे, तो वो हमारे पास क्या हो गया, 1 डायमेंशनल मोशन हो गया। लेकिन 2 डायमेंशन में क्या होगा, ओनली 2 ऑफ द 3 कोऑर्डिनेट्स स्पेसिफाई इट्स पोजीशन चेंजेज विद टाइम, ठीक है, तीनों में से कोई 2 कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे कि टाइम के अनुसार कितनी चेंज हो रही है। द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी 2 डायमेंशनल इफ ओनली 2 of the 3 coordinates specifying its position change with time, ठीक है। तो इस टाइप का मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन होगा। जैसे हमने 2 कोऑर्डिनेट मान लिए, y एक्सिस हो गया हमारे पास और x एक्सिस। कोई ऑब्जेक्ट P1 पर है और किसी टाइम के अंदर वो P2 पर पहुंच जाता है, तो वो इस प्रकार का पाथ ट्रेवल करता है। तो ये हो गया हमारे पास, यहां से ऊपर का हो गया y एक्सिस और ये डिस्टेंस हो गया x एक्सिस। तो P1 पर था तो y1 डिस्टेंस हो गया, ये हो गया x1 हो गया। जब टाइम चेंज हो गया P2 पर चला गया तो ये डिस्टेंस हो गया x2 और ये डिस्टेंस हो गया y2। यानी एक साथ ये x एक्सिस को भी बता रहा है और y एक्सिस को भी बता रहा है, यानी 2 कोऑर्डिनेट जो है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इस टाइप का मोशन क्या कहलाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन कहलाएगा। एग्जाम्पल में देखें, मोशन ऑफ ए प्लेनेट अराउंड द सन। कोई भी जैसे प्लेनेट हो गया वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इस टाइप का मोशन कैसा होगा, 2 डायमेंशनल मोशन। या कोई भी जो कार है वो जिग जैग पाथ ट्रेवल कर रही है लेवल रोड के ऊपर, मतलब ऊबड़ खाबड़ हो गया, वो इस प्रकार से एक बार ऊपर एक बार नीचे एक बार ऊपर ऐसे ऐसे जो है करती हुई वो चल रही है, तो वो 2 डायमेंशन हो गया, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, इस तरह का रोड हो, तो 2 डायमेंशन को वो डिस्क्राइब कर रही है। अब है बेटा 3 डायमेंशनल मोशन क्या होता है। 3 डायमेंशन मोशन में क्या हो गया, तीनों कोऑर्डिनेट ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर दे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसे हम क्या कहेंगे,
थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया हमारे पास। जैसे कि ये हमने मान लिए कि 3 कोऑर्डिनेट है हमारे पास है, एक हो गया इधर एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस और ये हो गया जेड एक्सिस इधर। तो कोई ऑब्जेक्ट है वो P1 से P2 के ऊपर जा रहा है, पॉइंट के ऊपर। तो जब P1 पॉइंट के ऊपर था तो इसने क्या किया कि यहाँ पर देखें तो ये डिस्टेंस हो गया Z1 और ये नीचे डिस्टेंस आ गया Y1 ये इधर, और ये डिस्टेंस हो गया X1 डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो Y1 ये Y डिस्टेंस हो गया इसके अलोंग। यहाँ देखें तो यहाँ से यहाँ तक ये हो गया, इस साइड का हो गया एक्स एक्सिस का, ये हो गया जेड एक्सिस का, यानी तीनों पोजीशन जो है वो डिस्क्राइब हो रही हैं। ऐसे यहाँ पर जब ये P2 पॉइंट के ऊपर था तो इस प्रकार से ये तो ऊपर का तो हो गया आपका जेड का हो गया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, और ये इस साइड का हो गया वाई एक्सिस का, और ये यहाँ से यहाँ तक हो गया एक्स एक्सिस का। तो इस प्रकार से तीनों कोऑर्डिनेट जो है वो स्पेसिफाई हो रही हैं। और इसको एग्जांपल के साथ अगर समझें तो बेटा जैसे कि एक काइट फ्लाइंग ऑन ए विंडी डे, जैसे हवा चल रही है उसके अंदर हम जो है पतंग उड़ा रहे हैं, तो पतंग जो उड़ रहा है वो 3 डायमेंशन में होगा बेटा। मोशन ऑफ एन एरोप्लेन इन स्पेस, ठीक है, स्पेस के अंदर जैसे कोई एरोप्लेन उड़ रहा है तो वो क्या होगा 3 डायमेंशन मोशन होगा। मतलब स्पेस के अंदर जो मोशन होगा बेटा वो जनरली कैसा होगा 3 डायमेंशन मोशन होगा। प्लेन के अंदर ब्लैक बोर्ड के ऊपर जैसे हम कर रहे हैं तो वो कैसा हो गया 2 डायमेंशनल मोशन होगा। और किसी सिंगल रोड के ऊपर, स्ट्रेट रोड के ऊपर जो होगा एक एक्स एक्सिस को डिफाइन किया जाएगा तो वो कौन सा होगा 1 डायमेंशनल मोशन होगा। तो इस प्रकार से जो हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो 1 डायमेंशनल मोशन में है, 2 डायमेंशन में है, या फिर वो 3 डायमेंशनल मोशन में है। अब है बेटा जो डिस्टेंस है वो क्या होता है, तो डिस्टेंस देखिए एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो कितना एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया गया है इसे हम पाथ लेंथ भी बोल देते हैं, ठीक है, पाथ लेंथ बोल देते हैं। ये हमारे पास बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब ये क्वांटिटी क्या होती हैं जो स्केलर क्वांटिटी बताया, तो ये हमारे पास 2 प्रकार की होती हैं बेटा। एक होती है हमारे पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यहाँ आपको बताते हैं, एक हो गया आपके पास स्केलर क्वांटिटी और दूसरा हो गया वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी वो होती है बेटा जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड होती है, ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन, ठीक है, जिसकी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती है। और जो वेक्टर क्वांटिटी होती हैं इनके हमारे पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और इसकी डायरेक्शन भी होती है। जैसे इसमें एग्जांपल ले लें हम, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, मास, ये सब क्या है हमारे पास बेटा स्केलर क्वांटिटी, इनकी हमारे पास डायरेक्शन नहीं होती। अब डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है क्या पता, अब वो बेटा इस प्रकार से ऐसे होता हुआ गया यहाँ से जो भी जाएगा, लेकिन डिस्टेंस देखे तो हमारे पास होगा ना सारा कंप्लीट, ये जितना भी इसने पाथ ट्रेवल किया वो पूरा इसका डिस्टेंस कहलाएगा। लेकिन क्या कोई ये डायरेक्शन स्पेसिफाई कर सकता है, वो नहीं कर सकता। तो हमारे पास क्या होगी एक स्केलर क्वांटिटी। टाइम, किसके अलोंग चल रहा है टाइम, किस डायरेक्शन में चल रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। स्पीड, कितनी स्पीड है, किस डायरेक्शन में है, ये भी कोई नहीं। ऐसे ही मास हो गया एटसेट्रा हमारे पास से जो स्केलर क्वांटिटी होती हैं, ठीक है। वेक्टर क्वांटिटी जिसकी हमारे पास डायरेक्शन भी हो और जिसकी हमारे पास से मैग्नीट्यूड भी हो, जैसे कि फोर्स। अब फोर्स की हमारे पास डायरेक्शन होती है, पता लगता है हमें कि भाई किस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया है। किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे या तो वो इसके अलोंग लग सकता है, या इसके अलोंग, या इसके अलोंग, या इसके अलोंग, यानी हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स लगा है और डायरेक्शन है पर्टिकुलर। वेलोसिटी,
एक्सेलेरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया एक्सेट्रा, हमारे पास ये जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो पता लग गया आपको बेटा कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी हैं। ठीक है, तो हमारे पास है डिस्टेंस है वो कैसी क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी हो गई। तीसरी बात अगर देखें तो डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है लेकिन कभी भी छोटा नहीं हो सकता। कैसे, तो पहले एक बार इनके पॉइंट देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन। तो ये हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन का। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से होता हुआ इस प्रकार से यहां गया, ठीक है, तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक का सबसे छोटा रास्ता, वो इनके बीच का सबसे छोटा रास्ता ऐसे होगा जो भी होगा, और ये तो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट। और डिस्टेंस कितना, जहां जहां ये घूम के गया है वो पूरा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, जैसे हम मान लो ये इसी पॉइंट को हम अपना क्या मान ले, होम मान ले, और इस पॉइंट को हम क्या मान ले, स्कूल मान ले। तो आप स्कूल में गए वो इसी रास्ते से गए, लेकिन इन दोनों पॉइंट का छोटा रास्ता कौन सा हो गया, ये जो छोटा रास्ता, इसे हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो इसकी हमारे पास डायरेक्शन होगी ना, या तो वो ए से बी की तरफ या फिर वो बी से ए की तरफ हो गया। तो ये हमारे पास कैसी क्वांटिटी हो गई, ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। अब बात करते हैं जो थर्ड पॉइंट है डिस्टेंस में, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बट नॉट लेस देन डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बट नॉट ग्रेटर देन डिस्टेंस। ठीक है, वो बड़ा नहीं हो सकता। अब देखिए, मान लो यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है और यहां से ये रास्ता है, सिर्फ इसका एक ही रास्ता है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, वो यहां से यहां तक का हो गया। और डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस भी तो वही हो गया ना, एक्चुअल पाथ ट्रेवल, वो भी इतना ही हो गया, तो बराबर हो गया। तो ये तो हो गया इसका पॉइंट कि दोनों जो है वो बराबर हो सकते हैं। और इसी केस में ले ले ऊपर वाले में, तो वो यहां से ट्रेवल करके इस प्रकार से गया तो डिस्टेंस बड़ा हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, यहां से छोटा हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है बेटा आपने कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो आपका बड़ा नहीं हो सकता, बराबर आपका हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है बेटा स्पीड एंड वेलोसिटी। तो सबसे पहले स्पीड के बारे में जानते हैं। तो स्पीड क्या होती है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, इन एनी डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। यानी किसी भी डायरेक्शन के अंदर टाइम के अनुसार ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है तो उसे हम क्या कहेंगे कि वो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कहलाएगी। इट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, ये भी हम बोल सकते हैं। इसे ये भी बोल सकते हैं इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल जो भी हो गया। स्पीड की सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है बेटा, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, तो इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई। अभी आपको बताया था कि जो स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती हैं, जिसकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। और बेटा डिस्टेंस जो है
किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और वो आपका नेगेटिव भी हो सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है जब डिस्टेंस हमारे पास पॉजिटिव और जीरो हो गया तो स्पीड जो है वो पॉजिटिव और जीरो हो सकती है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ ऊपर डिस्टेंस आता है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या हो गया, डिस्टेंस को किस में लेंगे, मीटर में, तो ऊपर मीटर आ गया। नीचे टाइम है सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बन गया, मीटर पर सेकंड। और सीजीएस यूनिट अगर लें तो इससे छोटी, मीटर से छोटी सेंटीमीटर और पर सेकंड। ऐसे डायमेंशन फार्मूले जो आपको निकालने बताए थे, ऊपर मीटर है तो मीटर का क्या हो जाएगा, लेंथ एल, नीचे टाइम है तो टाइम का हो जाएगा टी, और टी को ऊपर लेके जाओगे तो टी माइनस 1, यानी हमारे पास क्या डायमेंशन फार्मूला आ गया, m0 l1 t माइनस 1। m लगाओ जीरो तो कोई दिक्कत नहीं और न लगाओ तो भी कोई दिक्कत, सीधा भी आप बोल सकते हो lt माइनस 1 इसका डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, अब स्पीड कितने टाइप की होती है बेटा, स्पीड जो है वो बेसिकली 4 टाइप की होती है। तो पहली जो है वो है यूनिफॉर्म स्पीड, फिर वेरिएबल स्पीड, उसके बाद एवरेज स्पीड और उसके बाद इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो वन बाय वन जो है इनको डिस्कस करते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड। कब कहेंगे, इफ इट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी वो एक जैसा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो एक जैसे टाइम के अंदर, तो उसे हम क्या कहेंगे, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है। और वेरिएबल स्पीड किसे कहेंगे, इफ इट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे, वो हमारे पास वेरिएबल स्पीड है। उसके बाद है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, द एवरेज स्पीड is the total distance traveled by the object divided by total time taken to cover that distance। तो उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया गया सबका टोटल कर दें और डिवाइड में जितना टाइम लिया सारा टोटल कर दें, तो वो हमारे पास दोनों का रेशियो जो होगा तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो उसकी एवरेज स्पीड के बराबर आ जाएगा। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है वो है इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी टाइम की बात करते हैं, एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, किसी भी टाइम के अंदर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर जो स्पीड हो जाएगी वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। जैसे मान लिया कि ऑब्जेक्ट जो है उसने डेल्टा एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में, स्मॉल टाइम में, डेल्टा टी अराउंड एट इंस्टेंट जो बता दिया टी। देन एवरेज स्पीड अगर देखें इसमें तो किसके बराबर हो जाएगी बेटा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के बराबर, और डिस्टेंस कितना था, स्मॉल डिस्टेंस बटे में स्मॉल टाइम डेल्टा टी। द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस एवरेज स्पीड व्हेन टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, जब टाइम जो है वो जीरो को अप्रोच कर रहा हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है कितनी हो जाएगी टी टाइम के अंदर। तो उसका फार्मूला बन जाएगा बेटा हमारे पास जो है वेलोसिटी, जो स्पीड हो जाएगी, स्पीड को v से लिखते हैं, वेलोसिटी को भी v से लिखते हैं। तो ये फार्मूला बन गया डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। अब डेल्टा टाइम है वो जीरो से स्टार्ट है बेटा, जीरो से, ठीक है, जीरो से टी पर जा रहा है उसमें, तो लिमिट लग जाएगी, यहां पर कंडीशन लग गई। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहां पर हम जो है इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं, इसके बारे में बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्पीड ऑफ एन ऑटोमोबाइल इंडिकेट इट्स इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एनी इंस्टेंट। जो स्पीडोमीटर होता है ना, स्पीडोमीटर ऑटोमोबाइल के अंदर देखा होगा गाड़ियों में, जिसमें एक नीडल होती है, वो इस प्रकार से जैसे जैसे गाड़ी चलती है तो वो चलती रहती है।
तो उससे ये पता लगता है कि गाड़ी की स्पीड है वो कितनी हो चुकी है। तो वो क्या बताती है, वो किसी भी टाइम के अंदर उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड बताती है। और लिमिट कहां तक होती है बेटा उसकी? 0 से, क्योंकि वो 0 से चलना स्टार्ट करती है। ठीक है, तो 0 से कितनी स्पीड हो गई किसी भी टाइम में, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। ठीक है, अब है बेटा कि एवरेज स्पीड इन डिफरेंट सिचुएशन, अलग अलग सिचुएशन में जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है वो क्या बनता है। तो देखो, हमने मान लिया कि कोई भी बॉडी जो है वो डिस्टेंस कवर कर रही है, वो अलग अलग कवर कर रही है। ठीक है, डिफरेंट, सपोज ए बॉडी कवर डिस्टेंसेज, वो हमने मान लिया S1, S2, S3 एंड सो ऑन, ऐसे n तक हमने मान लिया। और इनकी स्पीड कितनी है? विद स्पीड से V1, V2, V3 एंड सो ऑन रिस्पेक्टिवली, ये इनकी स्पीड है। और तो एवरेज स्पीड हमने निकालनी है। ठीक है, देन एवरेज स्पीड, तो उस टाइम एवरेज स्पीड किसके बराबर हो जाएगी? तो उसको लिखेंगे हम V एवरेज से, और किसके बराबर? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। और टोटल डिस्टेंस S मान लिया, टोटल टाइम क्या हो गया? T हो गया। तो V एवरेज हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? वो हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सो ऑन, इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस एंड सो ऑन डिवाइड बाई, टाइम की वैल्यू नहीं है हमारे पास बेटा, तो T1 की अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो देखो जो स्पीड होती है हमारे पास से वो किसके बराबर होगी? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। और यहाँ से टाइम अगर निकाले तो किसके बराबर हो जाएगी? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड जो हो जाएगी। तो पहले का अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? T1, S1 और V1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे का टाइम निकालेंगे तो T2, S2 डिवाइड बाई V2 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो T1 की जगह क्या पुट कर सकते हैं? S1 डिवाइड बाई V1, S2 डिवाइड बाई V2, S3 डिवाइड बाई V3 प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा हमारे पास। तो ये हमारे पास जो है वो एवरेज स्पीड आ जाएगी। यदि मान लो हमारे पास बेटा स्पेशल केस में इसके लेके चलें, इफ़ S1 S2 इज इक्वल टू S, सारे डिस्टेंसेज हमारे पास बराबर हों, यानी बॉडी जो है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही हो और स्पीड उसकी अलग अलग हो। ठीक है, तो हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा? जो V एवरेज है, तो इनको तो क्या लिख देंगे हम? S प्लस S हो जाएगा इस प्रकार से, और डिवाइड बाई इसको भी लिख देंगे S अपॉन में V1, S अपॉन में V2। ठीक है, प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो V एवरेज इज इक्वल टू S, और S कितना हो गया? 2S डिवाइड बाई, दोनों में से S बाहर आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1 बाई V1 प्लस 1 बाय V2 बच जाएगा। S से S कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से आपके पास किसके बराबर होगी? एवरेज स्पीड जो है 2 डिवाइड बाई 1 बाय V1 प्लस 1 बाय V2 हो जाएगा। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड बाई V1 और V2 एलसीएम हो जाएगा। एक बार V1 कैंसिल तो V2 बच गया, और अब की बार V2 कैंसिल तो V1 बच गया। ये टर्म ऊपर चली जाएगी, क्या बच जाएगा? 2V1 V2 डिवाइड बाई V1 प्लस V2। ये फॉर्मूला हमारे पास से एवरेज स्पीड का हो जाएगा। ठीक है, अब की बार हो गया अपना ए बॉडी इज मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम।
अब की बार मान लिया कि बॉडी जो है उसकी स्पीड है वो अलग अलग है और टाइम भी उसका अलग अलग है, ठीक है। और पिछली बार क्या था, हमारे पास बॉडी जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस ट्रेवल कर रही थी डिफरेंट स्पीड से। तो इसमें हमने मान लिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड कितनी है, v1 v2 v3 प्लस एंड सो ऑन, ये उसकी स्पीड है। और इसके अंदर टाइम है बेटा वो है t1 t2 t3 एंड सो ऑन, ये क्या हो गया, टाइम हो गया। तो यहां से टोटल डिस्टेंस निकाले तो किसके बराबर हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होता है, स्पीड फार्मूला हो गया हमारे पास है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। यहां से डिस्टेंस अगर निकालोगे तो किसके बराबर, टाइम उधर चला जाएगा, स्पीड इंटू में टाइम हो गया। तो कितना हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, वो हो जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो है स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब टोटल टाइम कितना हो जाएगा, क्योंकि हमने स्पीड निकालनी है तो उसके लिए डिस्टेंस चाहिए और फिर टाइम चाहिए। तो डिस्टेंस हमने ये निकाल लिया। अब टाइम निकालेंगे तो टाइम t1 प्लस t2 प्लस एंड सो ऑन, टोटल टाइम हो जाएगा। तो v एवरेज किसके बराबर हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस दैट इज v1 t1 v2 t2 प्लस v3 t3 प्लस एंड सो ऑन। ऐसे ही टाइम हो गया t1 t2 t3 प्लस एंड सो ऑन, ये हो जाएगा। अब यदि टाइम जो है वो बराबर हो बेटा, ठीक है, इफ t1 इज इक्वल टू t2 इज इक्वल टू t के बराबर हो जाए, ठीक है, पूरा कंप्लीट जो है t के बराबर, तो हम क्या कहेंगे कि v एवरेज किसके बराबर हो जाएगा, ये सारा टाइम किसके बराबर हो जाएगा, t के बराबर। तो इसमें से टाइम अलग आ जाएगा, v2 v3 प्लस एंड सो ऑन हो जाएगा, vn तक हो जाएगा और टाइम बाहर आ गया टोटल। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास, n टाइम है और t तक है इसमें, ठीक है, t से t कैंसिल आउट, क्या बच गया v1 प्लस v2 प्लस एंड सो ऑन vn तक और डिवाइड बाई n जो हो गया। एक हमारे पास एवरेज स्पीड है वो ये आ जाएगी, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ इंडिविजुअल स्पीड। जितने भी हमारे पास इंडिविजुअल स्पीड होगी उन सब का अर्थमेटिक मीन कर देंगे तो हमारे पास वो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूले हमारे पास बन गए एवरेज स्पीड के, ठीक है। एक तो हमारे पास ये बन गया और दूसरा कौन सा बन गया, ये 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। तो ध्यान रखने हैं दोनों फॉर्मूले हमारे पास से एवरेज स्पीड के होते हैं। ओके बेटा, अगला कंसेप्ट हमारा आता है वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी क्या होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। यानी ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन ए गिवन डायरेक्शन। कोई डायरेक्शन होगी तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो गया, और उसमें क्या था हमारे पास स्पीड के अंदर, एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन के अंदर। इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट इज आल्सो बी डिफाइंड एज स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन ए गिवन डायरेक्शन। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है दी हुई डायरेक्शन के अंदर हम मेजर कर रहे हैं तो इसका मतलब हम वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं, ठीक है। इट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। चाहे आप सिंपली ये भी बोल दो इसको, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी वेलोसिटी किसके बराबर होगी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होगी। वेलोसिटी की हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है, इसलिए कैसी क्वांटिटी हो गई है कि वेक्टर क्वांटिटी हो गई। वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, वो जीरो भी हो सकती है। वो डिपेंड किस पे करेगा बेटा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, जीरो है या फिर वो नेगेटिव है, ठीक है। ऐसा यूनिट जो है वेलोसिटी की वो है मीटर पर सेकंड, और सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला सेम स्पीड वाला, LT-1। तो डिफरेंट टाइप की जो वेलोसिटी हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा, तो यहां हमारे पास चार प्रकार की वेलोसिटी हैं। जैसे स्पीड थी हमारे पास,
तो पहली कौन सी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कौन सी होती है? इफ ए बॉडी कवर इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन ए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा हो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसे हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। उसके बाद वेरिएबल वेलोसिटी क्या होती है? इफ इट्स स्पीड चेंजेस और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस, बोथ चेंजेस विद टाइम। ठीक है, या तो उसकी स्पीड चेंज हो रही हो, या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा हो, या दोनों चेंज हो रहे हो टाइम के अनुसार, तो उसे हम क्या कहेंगे? वेरिएबल वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? इट इज रेशियो ऑफ इट्स टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम इंटरवल इन विच डिस्प्लेसमेंट अकर। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम जो होगा। यदि कहता है कि x1 और x2 दो पोजीशन मान ली ऑब्जेक्ट की, जिसमें टाइम जो है वो t1 और t2 है। ठीक है, t1 और t2 टाइम में ऑब्जेक्ट की पोजीशन है x1 और x2 पर, तो कहता है उसकी एवरेज वेलोसिटी बताओ टाइम t1 से t2 पर कितनी हो जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर हो जाएगी? वो हो जाएगी v एवरेज इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल और फाइनल इंटरवल ऑफ टाइम माइनस इनिशियल, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा x, क्योंकि दोनों के अंदर स्मॉल चेंज आ गया और दोनों टाइम के अंदर स्मॉल टाइम चेंज आ गया, तो डेल्टा t लिख सकते हैं। एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी टाइम के अंदर उसकी वेलोसिटी देखें और एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, उसके पाथ के ऊपर कोई पर्टिकुलर पॉइंट हो, वहां पर हम निकाले, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाती है। इट इज इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। एवरेज जो वेलोसिटी है उसके आगे लिमिट लगा देते हैं, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बन जाती है। ठीक है, और लिमिट भी कैसी? जीरो को अप्रोच कर रही हो, मतलब डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा t। ये जो तीर का निशान लगा हुआ है ना बेटा ऊपर, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी को एक तीर के निशान से लिखते हैं, ध्यान रखना ये बातें। एक वेक्टर क्वांटिटी जो भी होती है तो उसको हम इस प्रकार ऊपर तीर का निशान लगा देंगे, तो वो क्या बताएगी कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी पर लगाने की जरूरत नहीं होती इसमें। तो एवरेज वेलोसिटी के आगे लिमिट लगा देते हैं और डेल्टा t टेंड्स टू जीरो, लिमिट जो कर देते हैं हम कहां तक? जीरो को अप्रोच कर रही हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका मतलब ये इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, dx बाई dt बोल देते हैं इसको। dx बाई dt का मतलब ये है कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसका टाइम के अनुसार जो है डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी का कंसेप्ट था बेटा। तो स्पीड और वेलोसिटी के बीच में आपने 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पर भी है, तो इसको आपने अच्छे से करना है। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप वो कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर लिखें। थैंक यू।